से गुजारिश है कि वो बहस का आगाज करें। आपकी इजाजत से। जी। टाइम आप कर रहे हैं? बस वही। टाइम नेहा कर रही हैं, वो जी चैट के अंदर अपडेट करती रहेंगी। ठीक है। आई एम स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। यूगर और उसके अलावा बाकी बहुत सारे मार्जिनलाइज तबके जो चाइना के अंदर हैं, जिनके ऊपर हम समझते हैं कि चाइना की तरफ से उनको मार्जिनलाइज किया गया, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, या जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, उनकी तरफ से खत लिखा जाता है। और वो खत एयरबीएनबी के जो है वो सीईओ को लिखा जाता है और उनसे गुजारिश की जाती है कि आप बीजिंग 2022 के ओलंपिक्स के स्पॉन्सरशिप से दस्तबरदार हो जाए। आज हमें समझने की जरूरत है कि इस डिबेट के अंदर जो सबसे बड़ा एक्टर है वो एयरबीएनबी खुद है, और हम उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि उसको किस तरह से इस स्पॉन्सरशिप, उसके पर्सपेक्टिव की बुनियाद पर कि उसको इस स्पॉन्सरशिप से कैसे दस्तबरदार होना चाहिए। उसके अलावा इस डिबेट के अंदर चाइना, यूएस और जो तमाम मार्जिनलाइज तबके हैं चाइना के अंदर, वो स्टेक होल्डर हैं। सबसे पहले बढ़ते चलते हैं कैरेक्टराइजेशन की तरफ। हम समझते हैं कि कॉर्पोरेट जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं या आपके सरमायादार निज़ाम के अंदर जितने भी सारी कंपनीज होती हैं, उनका बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें वो अपनी बिल्कुल वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें होती हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की तरफ ही या उसी गोल की तरफ ही वो एक कदम होती हैं, लेकिन वो मैं समझता हूं कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से उनके लिए फायदा होती है। मैं फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी के अपने बिजनेस मॉडल के अंदर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने दुनिया के अंदर या जहां जहां पे वो बेस करते हैं, तो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको वो खुद रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके बिजनेस मॉडल के अंदर शामिल है, वो उसको अपना पार्ट बनाकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जहां पे भी इस्तेसाल हो रहा होगा, जहां पे भी जुल्म हो रहा होगा, या जहां जिस सोसाइटी के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस हो, उसके खिलाफ वो बोलेंगे या वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे एक मुल्क के अंदर जहां पे इस्तेसाल हो रहा हो, जहां पे मार्जिनलाइज कम्युनिटी मौजूद हो, और वो आके आपको खुद कहें कि आपने इस चीज से दस्तबरदार होना है, और आप फिर भी वो उस मुल्क के अंदर होने वाले खेलों को सपोर्ट करेंगे, तो दरअसल शायद आप सिर्फ खेलों को सपोर्ट नहीं कर रहे, शायद आप सिर्फ ओलंपिक्स के अंदर होने वाले एथलीट्स के उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, स्पिरिट को, बल्कि आप उस कंट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो उसको होस्ट करिए। क्योंकि मैं समझता हूं पहली सतह पर वो कंट्री उस चीज से बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है, जो मुनाफा इस्तेमाल हो सकती है उस कंट्री को बेहतर करने में, उसकी इमेज को बेहतर करने में। दूसरी सतह पर हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि स्पोर्ट्स के नजरिए से या ओलंपिक्स ही क्यों या स्पोर्ट्स ही क्यों। मैं समझता हूं क्योंकि स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा ताल्लुक होता है आपके इमेज को बेहतर करने में, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जरिए आप दिखाते हो कि आप कितना पॉजिटिव इमेज है आपका, आप इन या एनवायरनमेंट आप बेहतर है आपके, या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो ओवरऑल आप एक बेहतर इमेज बनाने की कोशिश करते हो, जो कि आपके जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उनको शेडो करती हैं, जो कि आपकी जो मुल्क के अंदर जो तमाम मसाइल हैं उनको शेडो करती हैं। तो इस वजह से हम समझते हैं कि ओलंपिक्स की जो है स्पॉन्सरशिप से दस्तबरदार होना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं कि 2 सतुआत पर या 3 सतुआत पर जरूरी है कि एयरबीएनबी के पर्सपेक्टिव से कि उसको दस्तबरदार होना चाहिए। पहली सतह पर हम समझते हैं कि चूंकि एयरबीएनबी अमेरिका के अंदर की एक कंपनी है और उसको जरूरत है इस टाइम पे अमेरिका के आशीर्वाद की। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन के आने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से एक शिफ्ट आता है, और जो बाइडेन बुनियादी तौर पर चाइना को 3 सतुआत पर जाके काउंटर करने की कोशिश करता है। उनकी मिलिट्री जो बिल्डअप है उसको काउंटर करने, टेरिटोरियल जो इनके एम्बिशंस हैं उसको, और तीसरी सतह पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जरिए उसको जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए काउंटर करना। तो जो दोनों ममालिक की डीप जो इंटरडिपेंडेंस है इकोनॉमी की, यूएस और चाइना की, तो वो शायद बराह रास्त कोई चाइना के ऊपर कोई टैरिफ ना या इस तरह की कोई चीज ना लगा सकें, क्योंकि डायरेक्टली वो चीजें लिंक कर रही होती है इकोनॉमी उनकी। लेकिन वो इस तरह की चीजों के जरिए, इस तरह की डिप्लोमेसी के जरिए वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, अब एयरबीएनबी को क्यों दस्तबरदार होना चाहिए? क्योंकि मैं समझता हूं कि वो एयरबीएनबी पहली सतह पर एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, दूसरी सतह पर आज के दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर जो 2 ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं उसके अंदर आप दरमियान में नहीं रह सकते, मैं समझता हूं। क्योंकि हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि टेस्ला जैसी कंपनियों को
चाइना के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उनको खतरा पहुंचता है। हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से टिकटॉक और हवाई को भी बैन किया जाता है। तो ये तमाम चीजें ये इंडिकेटर हैं कि ये 2 ब्लॉक्स बन चुकी हैं और आपको किसी ना किसी की साइड लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मैं समझता हूं कि एयरबीएनबी को दस्तबरदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहली सतह पर तो अमेरिका के अंदर बेस्ड है, दूसरी सतह पर इनके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी ज्यादा जो आमदनी है वो अमेरिका, यूरोप या वेस्ट के अंदर जो तमाम होटल्स हैं, वो तमाम जो रूम्स हैं उनकी वजह से या वहां से वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो पहली सतह पर हमने आपको बताया किस तरह से अमेरिकन बेस्ड कंपनी और उसकी आशीर्वाद की एक वजाहत बहुत जरूरत है। दूसरी सतह पर मैं समझता हूं कि इखलाकी जिम्मेदारी है। इखलाकी जिम्मेदारी पहली सतह पर इस वजह से है क्योंकि आपके ऊपर इखलाकी जिम्मेदारी तब होती है जब दूसरा शख्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। मैं समझता हूं कि एक पूल के अंदर कोई शख्स मर रहा हो अगर पानी के अंदर, तो आपको बचाना आपके ऊपर इखलाकी जिम्मेदारी इस वजह से क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। इसी सतह पर हम समझते हैं कि जो तमाम मार्जिनलाइज तबके जो चाइना के अंदर हैं उनके लिए आवाज उठाना, उनकी इस बात को दुनिया तक पहुंचाना, आप उधर से दस्तबरदार होकर स्पॉन्सरशिप से, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा स्टेप है आप अपनी इखलाकी जिम्मेदारी पेश करने में, क्योंकि वो तमाम लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और डिपेंडेंट की जिम्मेदारी जो शख्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आप उसकी मदद करें। दूसरी सतह पर उसकी वजह, दूसरा इंसेंटिव ये है उसके पास कि मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज के लिए जरूरी है, मुस्लिम कंट्रीज भी आपको सपोर्ट करेंगी। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके इकोनॉमिक टाइज नहीं है चाइना के साथ। फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनकी ज्यादा अलायंस जो है वेस्ट के साथ है, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे एयरबीएनबी के, या उनके एयरबीएनबी को सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा मार्केट्स खुलेंगी उन गल्फ कंट्रीज के अंदर एयरबीएनबी के लिए। तीसरी सतह पर हम समझते हैं कि किस तरह से इसलिए भी जिम्मेदारी है कि वो कॉर्पोरेशंस जो अपने एयरबीएनबी की तरह के कॉर्पोरेशंस जो अपने जो बिजनेस मॉडल के अंदर ये चीज रखते हैं कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, अगर वो उसको नहीं मानते तो मैं समझता हूं कि पहली सतह पर तो अपने बिजनेस मॉडल के खिलाफ जा रहे होंगे, जो उसका इमेज खराब करेगी, जिसकी वजह से इमेज खराब होने की वजह से उसका जो है आगे जाकर प्रॉफिट भी कम होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि आईफोन के केस में भी देखते हैं कि वो अपने प्राइवेसी के ऊपर ज्यादा जब अपने प्रॉफिट को जो है वो खतरे में डालती है यूजर की प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए, तो हम समझते हैं कि यूजर भी उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो जाता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी अचीव हो जाती है। तो इस वजह से हमने आपको क्या क्या चीजें बताई। हमने आपको ये बताया कि ओलंपिक्स की गेम्स ही क्यों, उससे क्यों दस्तबरदार होना चाहिए। एयरबीएनबी के पर्सपेक्टिव से बताया किस तरह से वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, किस तरह से जो अमेरिका की नई पॉलिसी है किस तरह से उसके साथ अलाइन करने के लिए उसके पास एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है, और किस तरह से वो लोग चूंकि डिपेंडेंट हैं तो इस वजह से भी चौथी सतह पर किस तरह से वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी उनको फायदा होगा, और पांचवी सतह पर हमने बताया कि इस तरह से कॉर्पोरेशंस की एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन पांचों सतह पर चूंकि हम समझते हैं कि हमने एक बेहतर कैरेक्टराइजेशन की मोशन की बतौर ओजी, प्लीज वोट फॉर ओपनिंग गवर्नमेंट। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं दावत देना चाहूंगा इब्तदाई हिज़्ब मुखालफत के पहले मुकर्रर को कि वो आए अपना मुकदमा पेश करना। ओके, बस कोई कंफर्म कर दे मेरी आवाज सही आ रही है? जी सही आ रही है। ओके, POIs चैट में, बट 5th मिनट पे आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, प्रेफरेबली फ्रॉम क्लोजिंग। स्टार्टिंग स्पीच 3, 2, 1 में स्पीच में कुछ चीजें करूंगी मैं। पहले मैं बात करूंगी कि किस तरह के कॉन्टेक्स्ट और करेक्टराइजेशन में हम बात कर रही हैं, ना सिर्फ चाइना और एयरबीएनबी की, बट इस एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर की है और उससे क्या फायदा या नुकसान पहुंच रहा है एयरबीएनबी को। दूसरी बात मैं बात करूंगी क्यों इससे ओलंपिक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तीसरी मैं बात करूंगी क्यों इससे चाइना को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पांचवी मैं बात करूंगी किस तरह से एयरबीएनबी का काफी हद तक फायदा हो सकता है इस तरह की अपॉर्चुनिटी को बेल करके। पहली बात थोड़ी करेक्टराइजेशन पे कर लेते हैं। अंडरस्टैंड ये जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं जो एयरबीएनबी ओलंपिक्स के दौरान है, ये सिर्फ एक वन ऑफ चीज नहीं है ना, ये सिर्फ 1 साल के लिए, ये अगले 9 सालों तक इनका चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर विंटर ओलंपिक्स आते हैं, रेगुलर ओलंपिक्स आते हैं और तरह की बहुत सारी ओलंपिक्स रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज 9 सालों तक की ये गवा रहे होंगे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से बैक ऑफ करें। बट मोर इम्पोर्टेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट की खास बात ये भी है कि एयरबीएनबी सिर्फ वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ओलंपिक्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सी ज्यादा और मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस हैं, जिस तरह के प्रॉक्टर, जिस तरह के गैम्बल, जिस तरह की कोका कोला
सैमसंग, टोयोटा, जो कि ये सारी मल्टी मिलियनर लाइक अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं जो ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप कर रही हैं। इसकी लाइक मजीद कॉनोटेशंस में आगे जाके डिस्क्राइब करूंगी, बट कॉन्टेक्स्ट में तीसरी चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है एयरबीएनबी का बिजनेस मॉडल, और क्यों कोविड में एक्सट्रीमली जरूरी है कि एयरबीएनबी इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें। एयरबीएनबी का मॉडल इस चीज पे डिपेंड करता है कि लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे हों, लोग नई जगहों पे रहने में डरे ना, और उनकी मार्केट बेस और उनकी कंज्यूमर बेस प्राइमरीली वो लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं। हम क्यों समझते हैं कि इस तरह की कंज्यूमर बेस वो ऐसी कंज्यूमर बेस नहीं है जो एयरबीएनबी को बाइकआउट करने लग जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कंज्यूमर बेस है जो पूरा ट्रैवल करके आ रहे होंगे चाइना तक ओलंपिक्स को या तो देखने या किसी भी हद तक पार्टिसिपेट करने। अगर वो ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं, यानी कि उनकी ऑलरेडी वो एक मॉरल कल्पेबिलिटी उनके अंदर नहीं है कि वो इस चीज को अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। इसका मतलब है कि उनकी ऑलरेडी एक कंज्यूमर बेस बन सकती है ओलंपिक्स के दौरान, जिसको गंवाना काफी बेवकूफी वाला काम होगा। बट कोरोना की सिग्निफिकेंस ये भी है कि क्योंकि पिछले 1-2 सालों से जब से कोरोना आए है, एयरबीएनबी के काफी हद तक लॉस हो रहा है। लोग उतना ट्रैवल नहीं करे, लोग उतना दूसरी नई जगहों, नए घरों वगैरह पे रहना पसंद नहीं करे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत शदीद जरूरत है कि अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एक नई मार्केट प्लेस या नई कंज्यूमर बेस में टैप इन करें और अपने ब्रांड को एक्सपैंड कर सकें, तो हमें नहीं लगता उनके पास बिल्कुल भी ये गुंजाइश है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने दें। दूसरी बात करते हैं कि क्यों हमें लगता है कि इससे ओलंपिक्स को फायदा नहीं पहुंचेगा। ऑलरेडी बात कर ली है, काफी मिलियन डॉलर वर्थ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इन चीजों में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये ऑलरेडी अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं। तो हमें जो लगता है, जो ओजी ने एनालिसिस आके दिया है कि किस तरह से अमेरिका और चाइना के दरमियान ब्लॉक बन रहा है, हमें नहीं लगता कि ये पूरी जो इतनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, इनमें से कोई और भी कंपनी ऑप्ट आउट करेगी, क्योंकि उनको पता है इस चीज में इंतहाई पैसों का मुनाफा है। इसीलिए वो हमें नहीं लगता कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस हद तक एक्सटेंड करेंगे कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा हो। इन विच केस अगर बाकी ये सारी एमएनसीज वगैरह फिर भी स्पॉन्सर कर रही हैं, सिर्फ एक एयरबीएनबी आपकी छोटी सी कंपनी है जो बैक ऑफ कर रही है, हमें इसका एक मजीद नुकसान ये लगता है कि आप एंड पे कोई एक्चुअल सोशल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे। इस पे आते हैं हम तीसरे नुक्ते पे, क्यों हमें लगता है कि इससे चाइना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड कि किस तरह की हम दुनिया में बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी सैटेलाइट प्रूफ अवेलेबल है कि ये मुस्लिम्स पे इंतहाई ज्यादा तशद्दुद हो रहा है, जहाँ पे यूएन में ऑलरेडी एक्सेप्टेंस और फैक्ट फाइंडिंग मिशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, और ये बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि कंसंट्रेशन कैंप्स हैं वगैरह। हमें लगता है ऑलरेडी बहुत सी इंडिविजुअल पार्टीज, मीडिया वगैरह इस हद तक इस बात को इग्नोर कर देती हैं कि पाकिस्तान और ये जो सारी मुस्लिम ममालिक जिनकी ओजी बात कर रही है, इवन दो एक प्रिंसिपल लेवल पे इनके अपने लोग ये चीज कहते हैं कि हाँ चाइना से बाइकआउट करना पड़ता है, हमें कभी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं नजर आई और मुस्लिम लीडर वो एक्चुअली खड़े हुए चाइना के अगेंस्ट स्टैंड लें। इसकी वजह ये है क्योंकि चाइना एक्सट्रीमली एक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हब है, जहाँ पे हर कंट्री टैप इन करना चाहती है, और हमें नहीं लगता ह्यूमन राइट्स कभी भी आ रही। कोई कंफर्म कर दे, मेरी आवाज आ रही? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। दाल क्या मसला है? ओके, आई थिंक मेरे पार्टनर को नहीं आ रही। लेट मी जस्ट टेक्स्ट हिम। नेहा आप काइंडली टाइम भी पॉज कर दें। यस प्लीज। मैंने 2 minutes 22 seconds से पॉज। हाँ जी, पॉज कर दिया। Okay, so if it's just Dar, तो फिर I can just continue, वो probably reconnect कर लेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। So मैं दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ अगर इजाज़त है। जी इजाज़त है। 3, 2, 1। ह्यूमन राइट्स कभी भी एक इतना इशू नहीं बना इंटरनेशनल स्फीयर में कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर एक दूसरे की वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज की अफेक्ट करे। हमें इसकी एग्जांपल नजर आती है कि ओमान, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस करती हैं विद इन देयर ओन कंट्रीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अगेंस्ट वुमेन, और मिनिमम वेज तक नहीं देती हैं अपनी फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह को। हमें कभी नहीं लगा कि ये एक ऐसा इशू बना है जिसकी वजह से कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ ट्रेड रोक दिया हो, या कोई एक स्टेटमेंट पास करने के बाद कोई बड़ा स्टेप लिया हो। हमें नहीं लगता कि एयरबीएनबी ये चीज करे भी तो इससे कोई ज्यादा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस एक प्रैक्टिकल लेवल पे होंगे। बट पांचवी
चौथी सतह पे हमें ये भी क्यों लगता है कि इससे एयरबीएनबी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड, इस तरह की कंपनीज में हजार लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जाते हैं सिर्फ पीआर, लाइक इनकी पीआर सेक्टर में। लाइक बहुत से एक्सपीरियंस्ड लाइक एक्सपर्ट्स होती हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जिनका प्राइमरी काम सिर्फ और सिर्फ होता है एडवर्टाइजिंग और छोटे छोटे सोशल प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी इमेज रीबिल्ड करना। और वहां पे इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी किसी कॉर्पोरेशन का प्राइमरी गोल नहीं होता, वो छोटी छोटी लॉलीपॉप्स होती हैं जो इधर उधर करके एक प्रोग्रेसिव लाइक वोक एड देके या छोटे छोटे चैरिटी प्रोजेक्ट्स करके वो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी के अंदर अपनी लाइक इमेज इंक्रीज कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको नजर आती है होती हुई। लास्ट बात, हमें क्यों लगता है एयरबीएनबी का इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। हमें लगता है कि वेस्टर्न ममालिक में ऑलरेडी काफी हद तक एयरबीएनबी में कंज्यूमर बेस एक कुछ पिछले सालों में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। वो कमजोर हो गई है कोरोना की एरा में, लाइक एशियन कंट्रीज में वो उस तरह से कभी मार्केट बनी ही नहीं। हमें लगता है कि एक वाहिद ओलंपिक्स की जो ग्रैंड स्केल है, जिस कदर हजारों लाइक लाखों लोग आते हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने, जितनी ग्लोबल व्यूअरशिप होती है, उस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको और किसी तरीके से नहीं मिलेगी अपनी ब्रांड रिकग्निशन के लिए और अपनी एक्सपेंशन के लिए विद इन चाइना एंड जनरली विद इन एशियन कंट्रीज भी। हमें नहीं लगता कि ये अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जाने में। और जहां तक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है, मॉरल प्रिंसिपल तब तक स्टैंड करता है विद इन डिबेट में अगर आप किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई उस मॉरल डिलेमा में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्योंकि ऑलरेडी ओलंपिक स्पॉन्सर हो रही हैं, वो तो होंगी क्योंकि चाइना ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है इंटरनेशनल स्फीयर में। हमें नहीं लगता आप मॉरल डिलेमा में कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता सारे नुकसान उनको एयरबीएनबी के पर्सपेक्टिव से सहने चाहिए, जिस वजह से ओपनिंग ऑफ को वोट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा इब्तदाई हिज़्ब मुआफ़क़त के दूसरे मुकर्रर को कि वो आकर अपना मुकदमा पेश करें। 30 seconds. Shall I start? जी शुरू करें। जी, ओपनिंग अपोजिशन के पहले स्पीकर यहाँ पे आके कुछ 4-5 बुनियादी बातें करके जाते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे कहते हैं कि चूंकि बाकी तमाम कंपनीज, कोका कोला जैसी कंपनीज, सैमसंग जैसी कंपनीज चूंकि स्पॉन्सर कर रही हैं इस ओलंपिक को 2022 में जो कि चाइना में हो रही है, तो इसलिए एयरबीएनबी को भी चाहिए कि वो उसको स्पॉन्सर करे। हम समझते हैं कि नहीं, एयरबीएनबी को भी नहीं करनी चाहिए और उन तमाम कोका कोला जैसी कंपनीज को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपली गलत है। मैं आपको आगे जाके इसको मजीद डिटेल से क्वांटिफाई करवाऊंगा कि किस तरह से उनके पास भी इंसेंटिव है। और हम समझते हैं कि अगर कोका कोला जैसी कंपनीज वो गलत कर रही हैं, तो इसका ये इनडायरेक्टली मतलब नहीं है कि एयरबीएनबी को भी वही काम करनी चाहिए अगर कोई गलत काम कर रहा है तो। दूसरी बात, यहाँ पे कहते हैं कि कोका कोला क्या कहते हैं, एयरबीएनबी छोटी सी कंपनी है और उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। समझिए इस बात को कि एयरबीएनबी सबसे बड़ी जो कंपनी है वो उन तमाम 15 स्पॉन्सर कंपनीज में से जो कि इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है, एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी मार के गए यहाँ पे। दूसरी वजह ये है कि एयरबीएनबी जैसे कंपनीज के पास क्या कहते हैं, हम समझते हैं कि कोरोना जैसे
दौर में इनका सब मिनिमम सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। इसकी वजह ये है कि इनके पास कोई प्रैक्टिकली ऐसी क्या कहते हैं ग्राउंड पे मटेरियल कोई ऐसी एसेट्स नहीं है, इनके पास कोई ऐसी क्या कहते हैं डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, डिफाइंड जगह नहीं है जिसके लिए उनको नुकसान होता हो, जिसके लिए उनको क्या कहते हैं उनका एक इमेजिनरी सा सिनेरियो होता है और मिनिमम उनके लॉस के चांसेस होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमम और मिनिमम उनके लॉस के चांस होते हैं। यहाँ पे आके कह के गए हैं और यहाँ पे झूठ बोल के गए हैं कि किस तरह से उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कोरोना के दौरान। हम समझते हैं कि मिनिमम उसका लॉस हुआ है और ये किसी कहीं पे भी इस तरह की कंपनी सिर्फ ऐप पे चलती है और ये ऐप को नुकसान मिनिमम होता है, इसके सिर्फ ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल एसेट नहीं होता इस तरह। तीसरी बात, हम समझते हैं कि किस तरह से चाइना जैसे कंट्रीज पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। समझिए इस बात को कि किस तरह से अगर आप प्रिंसिपल पे चलते भी है तो आपको जमाल खशोगी जैसे एग्जांपल्स मिलते हैं जो कि प्रिंसिपल पे चले, जिन्होंने क्या कहते हैं ऐसी ऑपरेशन के खिलाफ उन्होंने बात की और उनको पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल पॉपुलैरिटी मिली। हम समझते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंसेंटिव है, इंडिकेटर है उसका एयरबीएनबी के पास कि वो अपनी इमेज को रीबिल्ड करने के लिए यहाँ पे आके कहते हैं कि इनको पीआर बनाने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। हम हमारे मॉडल में इनके $1 बिलियन बच रहे हैं क्योंकि इमेज ऑलरेडी बेहतर हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इमेज ऑलरेडी आपको वो तमाम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रिंसिपल पे चल के आप अपने वो जो मिशन स्टेटमेंट है उस पे अमल करके आप वो तमाम क्या कहते हैं काम कर रहे हो। तो हम समझते हैं कि ये उस कंपनी की क्या कहते हैं एक प्रिंसिपली और उसूली सतह पर वो अपने मॉडल के मुताबिक, बिजनेस मॉडल के मुताबिक चल रहे हैं, सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जो रोल है उसको पूरी कर रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि किस तरह से उनके तमाम पैसे जो बच रहे हैं। हम चौथी बात यहाँ पे आके कहते हैं कि किस तरह से इनको ह्यूमन राइट्स जो है वो एक बहुत बड़ा इसका कोई किरदार नहीं है इकोनॉमिक ताल्लुकात के अंदर या लोगों के कंट्रीज के ताल्लुकात के अंदर। समझिए इस बात को कि क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ी इशू बन चुकी है और इसे क्या कहते हैं इसे पूरी दुनिया इसे मानती भी है। इस पूरे मॉडल के अंदर, हमारे पूरे केस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और वो तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस तमाम ये तमाम काम कर रही हैं क्योंकि आज तक ये सब कुछ नहीं करवा सकी या फिर पूरी दुनिया के सामने कॉर्पोरेट सेक्टर का वो इस चीज को पूरी दुनिया के सामने आज तक नहीं गिनवा सकी। आज तक चाइना खुद भी ये बात नहीं मानती कि कंसंट्रेशन कैंप्स मौजूद है उइगर के अंदर या फिर क्या कहते हैं तिब्बत के अंदर उन्होंने माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज किया हुआ है, वो खुद ये बात नहीं मानते। तो अगर आप इसके साथ पार्टनरशिप करते हो किसी ऐसे मुल्क के साथ जो कि माइनॉरिटीज को सब्जुगेट करती है तो इससे ये होता है कि आपका जो मार्केट बेस है और आपका जो इंसेंटिव जो कि मेरे पहले स्पीकर आपको गिनवा के गए किस तरह से आपके पास दो तीन यहाँ पे मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी वजह से आपको ग्रेटर स्केल पर या फिर वाइडर आपका कंज्यूमर बेस बढ़ सकता है और जिसकी वजह से आपका मोर लाइकली है कि आपकी प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो जाए उस केस में। पांचवी बात यहाँ पे कहते हैं कि किस तरह से इससे कोई मसला नहीं होगा चाइना को। समझिए इस बात को कि चाइना को इससे बहुत बड़ा मसला हो सकता है। पहली वजह यह है कि ओलंपिक्स का सबसे बहुत बड़ा एक ऑडियंस बेस होता है पूरी दुनिया के अंदर और ओलंपिक्स बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। अगर इस तरह की कंपनीज जो है वो क्या कहते हैं इस तरह की बाइकआउट करेंगी या फिर विथड्रॉ करेंगी तो इससे ये होगा कि पहली सतह पर वो तमाम जो कि राइट्स मूवमेंट चल रही है वहां पे उनको मजीद ज्यादा ताकत मिलेगी, उनको मजीद ज्यादा अटेंशन मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरी से फायदा ये होगा कि उनको मजीद ज्यादा वो बात जो कि वो सालों से करते आ रहे हैं उनको कोई सुनने वाला आज तक कोई सुन नहीं रहा या फिर वो जो ऑपरेशन है वो कम नहीं हो रहा। तो उसके लिए इस तरह के रेडिकल स्टेप्स या फिर रेडिकल मेजर जरूरी है। और अगर आप विथड्रॉ नहीं करते तो इससे क्या नुकसान होगा? पहला नुकसान ये होगा कि आप ऑपरेशन को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने से ये होगा कि आप अपनी जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी का क्लेम है उससे आप शाया करेंगे और आप क्या कहते हैं नॉर्मलाइज करने से ये होगा कि वो पूरी जो राइट्स की स्ट्रगल चल रही है आप उन तमाम को क्या कहते हैं उन तमाम की जो बातें हैं वो वैसे की वैसे रह जाएगी और आपको जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है वो इससे कदम पूरा नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पे आके कहते हैं कि किस तरह से क्या कहते हैं इससे कोई सोशल चेंज नहीं आएगा। सोशल चेंज इससे बहुत बड़ा आ सकता है। पहली इसकी वजह ये है कि ओलंपिक्स का बहुत बड़ा ऑडियंस बेस होता है। ऑडियंस बेस बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं हाईलाइट मिलेगी। जी नुक्ता कर लेना कोई। बीजिंग ओलंपिक्स 1 साल बाद है, उन्होंने एक रात पहले काम शुरू नहीं करना। जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो चुकी है या जो लीगल रिपरकशंस होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ करने से उसका क्या?
वो चीज क्या कहते हैं पहली सतह पर जितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, वो उसको लीगल प्रोसीजर के थ्रू, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो उसे विथड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अगर मिनिमम उससे लॉस हो रहा होता है तो उससे हम समझते हैं कि Airbnb जैसी बिलियन डॉलर कंपनी को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि उसका पूरा सेटअप ही रुक जाए, या फिर उसको क्या कहते हैं बहुत बड़ा इससे नुकसान नहीं होगा उसका। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से Airbnb जैसी कंपनी के अगर होता भी है उसको इससे थोड़ा बहुत नुकसान, तो उसको इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि इससे जो फायदा उनको फायदा हासिल हो रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, या फिर पूरी क्या कहते हैं वेस्ट की जो उसको आशीर्वाद चाहिए, या फिर अमेरिका जैसे ममालिक की जो आशीर्वाद चाहिए, वो उसको हासिल होगी, और इससे होगा कि उन पे कम से कम टैरिफ लग सकते हैं वहां पे अमेरिका के अंदर, और उनको वहां से ज्यादा फायदा हो सकता है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह की राइट्स के मुतालिक, राइट्स मूवमेंट्स के मुतालिक उसको क्या कहते हैं उन पे कम से कम टैक्सेस लगाएगी, और उनका ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्रॉफिट होगा। तो हमने आपको आज क्या बताया कि किस तरह से ओलंपिक्स की क्या अहमियत है, हमने आपको बताया कि किस तरह से क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है चाइना जैसी कंपनी के पास, और हमने आपको सही कैरेक्टराइज करके बताया कि किस तरह से चाइना जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि सालों से ये सब कुछ करती आ रही है, और जरूरी है इस वक्त इस चाइना की उस जुल्म को रोकना, और ऑपरेशन को और उन तमाम राइट्स मूवमेंट्स को मजीद स्ट्रेंथन करना, और अपनी जो क्या कहते हैं कंज्यूमर बेस है उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए हम समझते हैं कि Airbnb को विथड्रॉ करनी चाहिए। सो प्राउड टू प्रपोज। बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा इब्तदाई हिज़्ब मुखालफत के दूसरे मुकर्रर को कि वो आकर अपना मुकदमा पेश करें। बस 10 सेकंड दरकार है। जी शुरू करें फिर। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, यार अगर किसी बेंच को POI या नुक्ता चाहिए तो आप काइंडली चैट में लिख देना, अगर मैंने लेना हुआ तो मैं ले लूँगा, वरना मैं फिर इग्नोर करूँगा। शुक्रिया। मोहतरम मुंसिफ की इजाज़त से। जी शुरू करूँगा मैं इनकी आखिरी बात से कि किस तरह एक Airbnb जो $1 बिलियन कंपनी है उसको ये छोटा सा लॉस जो है ये इतना भरा नहीं पड़ता। पहली बात जो अनम के पूरे केस में कैरेक्टराइजेशन थी कि हमने बतौर Airbnb के CEO की तरह हमने बात करनी है, तो जरा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। पहली बात कि Airbnb ने ऑलरेडी इस 9 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसकी लीगल रेप्लिकेशंस भी होंगी, जिसकी मॉरल रेप्लिकेशंस की बात तो हमने कर ली, लेकिन कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और फाइनेंशियल बर्डन जो आपके ऊपर जब कंपनी आती हैं उनके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। $500 मिलियन इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए इस ओलंपिक के 9 साल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहाँ पे इनकी स्पॉन्सरशिप एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे एक्सक्लूसिविटी के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, जो कि हर स्पॉन्सर पार्ट डील का एक बड़ा एक नॉर्मल सा हिस्सा होता है। इस तरह के कई और फाइनेंशियल और एक्सक्लूसिविटी के पर्क्स दिए जाते हैं आपके स्पॉन्सर्स को जब आप एक बड़े इस तरह के इवेंट को स्पॉन्सर करते हो। ये सारे के सारे पर्क्स आज बहुत बड़ी और Airbnb से बड़ी कंपनीज, हमें नहीं समझ आती कि आपकी साइड गवर्नमेंट कौन सी दुनिया में रहती है जहाँ पे Airbnb सैमसंग से बड़ी कंपनी बन गई, या Airbnb टोयोटा से बड़ी कंपनी बन गई है, जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो एक मल्टी बिलियन डॉलर कंग्लोमरेट है उससे बड़ी कंपनी एक Airbnb कंपनी बन गई है, जिसका बिजनेस मॉडल अफसोस तरीके से कहना पड़ेगा, लेकिन मुझे आज जाके आप एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जो मैं जाके करूंगा। इन सबसे बड़ी कंपनी Airbnb बन गई है, तो अगर Airbnb इतना पुल आउट कर भी देगी ना, तो Airbnb बतौर CEO हम कोई नुकसान नहीं देखते। हम समझते हैं कि बहुत बड़ी गलत मिसकैरेक्टराइजेशन है और एक बहुत क्रिमिनल है बतौर एक CEO एक अच्छी कंपनी के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन डाला कि यार आपके ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक क्लॉज होता है इन कंपनीज के अंदर जो कहते हैं कि आपने ना अच्छा होना है, आपका एक मॉरली गुड क्लॉज होता है, जैसे हम CSR कहते हैं। अनव के केस से बिल्कुल एंगेजमेंट नहीं की संघर्ष करना, जब उन्होंने बताया कि CSR एग्जिस्ट करती है, हम हरगिज नहीं कह रहे CSR नहीं होती, हम बस ये कह रहे हैं कि आपकी कोई भी बड़ी कंपनी CSR को कभी भी आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर नहीं लेकर आएगी। आपकी कंपनी ये करेगी कि वो आज जाके मुल्तान के अंदर 5000 एकड़ के दरख्त काट देगी और वहां पे एक कॉलोनी खड़ी कर देगी, और कुछ दिन बाद जाके ये बताएगी कि देखें हमने कुछ गरीबों के अंदर खाना बांट दिया। CSR होगा खाना बांटना, और उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा वहां पे एक नई कॉलोनी बनाना। हम समझते हैं ये जो कंपैरेटिव है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ये कंपनीज का प्रॉफिट मोटिव होता है, और बतौर CEO मुझे आज प्रॉफिट मोटिव ही चाहिए अपनी कंपनी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और अपने एम्प्लॉइज के लिए भी जो मेरे लिए काम करते हैं। तो हम समझते हैं ये एक बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन है जिसकी वजह से आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट से पुल बैक नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि बतौर अमेरिकन कंपनी
नहीं, मुझे नहीं पता बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किस तरह यहाँ पे लेकर आए, कौन सा ईयर का इमोशन है, लेकिन चलो उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो वो ट्रेड तल्लुकात को बेहतर बनाती है, आपको टैक्स रिलीफ वगैरह मिलेंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो वो ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा प्रचार करेगी अगर आपने इसे पुल बैक कर लिया। तो आप ये बताएं कि बतौर एयरबीएनबी के सीईओ मेरे पास कोका कोला के सीईओ के ऊपर क्या इख्तियार है, या टोयोटा के सीईओ के ऊपर क्या इख्तियार है, या सैमसंग या इंटेल के सीईओ के ऊपर क्या इख्तियार है? मेरा कोई इख्तियार नहीं, मेरा अपनी कंपनी के ऊपर इख्तियार है। लेकिन आगे गवर्नमेंट आपको ये बताना चाहती है कि आपके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम चाहते हैं कि आप भी पुल बैक कर दें और बाकी कंपनी भी पुल बैक कर दे। तो हमें समझ नहीं आती कि एयरबीएनबी अगर का सीईओ अगर आज कहता है तो उसके कहने में कोका कोला का सीईओ क्यों पुल बैक करेगा? मुझे ये लॉजिकल लीप ना समझ आती है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इसकी समझ आनी भी नहीं चाहिए, बहुत अजीब सी बात है। तीसरी बात आगे कहते हैं कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम रीजन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सिर्फ आपके ऊपर, बतौर एयरबीएनबी सिर्फ आपने काम कर रहा है, बाकी कंपनी से हमारा कोई गर्ज नहीं है, बिकॉज आप साइड गवर्नमेंट भी बतौर एयरबीएनबी ही बात कर रहे हो। लेकिन ये बातें आपने किस तरह यहाँ पे एंगेज करें, ये हम वन सेकेंड हमें क्वालिफिकेशन की समझ नहीं आती। तीसरी बात आके हमारे साथ यहाँ पे करते हैं कि यार एयरबीएनबी को जो नुकसान हो रहा है ना, ये पता नहीं आप किस नुकसान की बात करें, इनकी तो ऐप होती है, इस ऐप के ऊपर नुकसान पता नहीं किस तरह हो जाता है, इनके पास तो कोई एसेट ही नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल जायज है, ये ऐप होती है, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, मैं बता सकता हूँ ये ऐप होती है और इनके एसेट्स भी नहीं होते, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल होता है ना वो लीजिंग के ऊपर चलता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हो ना, तो आपको वहाँ पे रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है। कोई जाहिर सी बात है, आप एक दिन के लिए तो अमेरिका जाते नहीं हो, तो आप क्या करते हो कि आप ना एक होटल बुक कराते हो। अब होटल होते हैं बहुत ज्यादा महंगे, तो एयरबीएनबी ने कहा यार ये होटल बहुत महंगे होते हैं, मैं इन लोगों को एक सस्ता ऑल्टरनेटिव देता हूँ जहाँ पे मैं लोगों के घरों के कमरों को एज गेस्ट हाउस लोगों को लीज आउट करूंगा, और वो सारा कुछ मेरी ऐप से होगा, जिसकी वजह से आज क्या मुझे क्या फायदा होगा कि मैं उसका एक पोर्शन ऑफ फंडिंग अपने पास रखूंगा। लेकिन कोरोना टाइम्स के अंदर क्या हुआ है कि अब लोगों ने ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद कर दी, जिस तरह करीम और उबर के बिजनेस को हिट हुआ, हालांकि वो गाड़ियां ओन नहीं करते, इस तरह एयरबीएनबी के बिजनेस को भी हिट हुआ है। इसको रिवाइटलाइज करने के लिए आज मैं बतौर सीईओ एक नई मार्केट क्रैक करना चाहता हूँ। वो मार्केट कौन सी? वो एशिया की मार्केट है। अब मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव यहाँ पे, मेरे पास दो रास्ते हैं। अपनी कंपनी को रिवाइटलाइज करने के लिए आज वो हर तरह की कोशिश करनी है जो मेरी कंपनी को बचा सकती है, और वह सबसे बड़ी कोशिश मेरे पास क्या होती है कि मैं अपने आप को एक ऐसे नाम के साथ एसोसिएट कर दूं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल इन द पास्ट है, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी अपना नाम जोड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे आज एक्सक्लूसिविटी राइट्स मिलेंगे उस ममालिक के अंदर जहां पे लाखों लोगों ने साल बर साल आना है वहां पे रहने के लिए, वहां पे टूरिज्म का प्रचार भी होना है, और चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमिकल सुपर पावर बन गई तो वो अफोर्ड कर सकती है कि वहां पे लोग इस तरह की सोशल मोबिलिटी रखें। तो हम समझते हैं कि बतौर एयरबीएनबी मुझे फाइनेंशियल फायदा इतना ज्यादा है कि जो सोशल और मॉरल कल्पेबिलिटी आप हमारे पे डालना चाह रहे हैं वो काफी कम हो जाती है। तीसरा, ये हमारे पास एक बड़ी अजीब सी बात करते हैं किस तरह के जो आपके पास मॉरली मसला होता है ना, तो मॉरली आप ये गलत काम कर रहे हैं। हम समझते हैं असूलों के ऊपर कंपनी नहीं चलती। पहली बात, कंपनी चलती है इरादों के ऊपर और कंपनी चलती है पैसों के ऊपर। तो मैंने बतौर सीईओ अपने पैसे देखे हैं, वो पैसे अगर मुझे इस तरीके से मिल रहे हैं तो मैं अपनी प्रायोरिटी उस तरफ ही रखूंगा। अब इस सब के अंदर हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जिससे उन्होंने बिल्कुल एंगेज नहीं किया वो क्या था कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको टेंजिबल फायदे गिनवा रहे हैं कि एयरबीएनबी को क्या फायदा होगा। वो फायदा क्या था? फाइनेंशियल फायदे, एक्सक्लूसिविटी के। दूसरा फायदा क्या था हमारे पास कि आप एक ऐसी मार्केट क्रैक कर रहे हो जहां पे पहले आपकी इतनी प्रेजेंस नहीं थी, जहां पे लोग ट्रस्ट नहीं करते थे एयरबीएनबी और इस तरह की चीजों को, जिस तरह करीम ने ये मार्केट क्रैक किया, जिस तरह उबर ने मार्केट क्रैक किया, हम समझते हैं उस तरह एयरबीएनबी भी चाइनीज मार्केट और ये एशियन मार्केट क्रैक करेगी। इसका जवाब हमें आज साइड गवर्नमेंट से आता है कि देखें मुस्लिम ममालिक ने तो इतनी उठ के आवाज उठा ली है कि वो इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो आपको बॉयकॉट कर देंगे। गल्फ कंट्रीज में भी आपको मौका मिलेगा, अगर आप चाइना को बॉयकॉट कर देंगे गल्फ कंट्रीज आपके दोस्त बन जाएंगे। हम समझते हैं गल्फ कंट्रीज तो वैसे ही हमारे साथ ट्रेड कर रही हैं, अमेरिका के तल्लुकात चाइना के साथ $600 बिलियन से भी ज्यादा किए हैं। हमें ये तल्लुकात का जो जोड़ा आपने बताया ये हमें समझ नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात पे आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स के अंदर टर्की जो एक बहुत बड़ा वोकल एडवोकेट था ये उइगर मुस्लिम्स का, उनके ऑफिशियल ने पब्लिकली इनके खिलाफ बात करना छोड़ दी है। ठीक है, हम समझते हैं कि आपकी ये जो सारी बातें हैं ना, ये एक स्फीयर में नहीं, ये बबल में आइडियलिस्टिकली बहुत अच्छी बात लगती है यार कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हाँ कूक भी दे दो, किसी को मारना भी नहीं चाहिए, झूठ भी बहुत बुरी बात होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये बातें करना बहुत आसान होती है और ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये इम्प्लीकेशन और प्रैक्टिकली एक मुआशरे के अंदर जहाँ पे कैपिटलिज्म का सरचार है वहां पे नहीं चलती। तीसरा, हम अपने सीजी के ऊपर क्या बर्डन छोड़ के जाते हैं। हम नहीं चाहते कि सीजी की ओजी वाली मिस्टेक्स करे और हमें पता है कि किस तरह यार आप बुरे बन जाते हो और आपको दुनिया में अच्छा बन के आना चाहिए। हम समझते हैं कि आपके ऊपर जो एक पॉजिटिव केस सीजी ला सकती है, जो कि आई थिंक ओजी बेटर कर सकती थी, वो ये आके क्या, अगर सीजी आके हमें ये बातें करने की कोशिश करती है कि किस तरह देखें आपकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन और जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना वो सोशली खराब हो जाएंगे, कि आपके ऊपर एक लेबल लग जाए कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वाले ममालिक को सपोर्ट करते हो। हम समझते हैं कि ये हरगिज गलत है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज के अंदर जब कश्मीर के ऊपर ब्लैक
कट हुआ तो हमने 2 दिन के लिए तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाया, न्यूज पे भी ये सनसनीखेज बना के दिया, लेकिन तीसरे दिन किसी को नहीं आता कश्मीर में क्या हो रहा है। हम समझते हैं यूगर मुस्लिम्स की बात भी इस तरह ही चलती है कि आज के दिन कोई नई न्यूज आती है, उस पर लोग हला हला कर लेते हैं और तीसरे दिन सारी बातें भूल जाते हैं। यमन का क्राइसिस चल रहा है, अब तक सॉल्व नहीं हुआ, पैलेस्टीन का क्राइसिस चल रहा है, अब तक सॉल्व नहीं हुआ। हम समझते हैं इतना प्रेशर डालने के बाद जब एक छोटे छोटे मसले, जिनको हम छोटा मसला कहने में हमारी मजबूरी बन रही है, इन बड़े चाइना जैसे ममालिक को अफेक्ट नहीं करते, हम समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपनी कंपनी से ज्यादा लाया करती है बतौर अपनी इंटरनेशनल इमेज के साथ। एक इंटरनेशनल इमेज का पीआर का पॉइंट जिससे वंस अगेन हमारी गवर्नमेंट 2 के बेंच ने बिल्कुल एंगेज नहीं किया था जब पीआर की बात सीएसआर की अनम ने की थी, लेकिन चलें वो हम सीजी पे छोड़ देते हैं। आज हम आपसे क्या एक डिबेट मांगते हैं, हम ये डिबेट मांगते हैं कि आप हमें एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स बताएं फाइनेंशियली, और ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो बर्डन है हम इनसे कतराते हैं, आप में आ जाके एक्सक्लूसिव और टेंजिबल बेनिफिट्स गिनवाएं, किस तरह एयरबीएनबी को बेनिफिट्स होंगे आज अपनी पार्टनरशिप से दस्तरबरदार होकर इस ओलंपिक्स के साथ, जहां पे वो ऑलरेडी एक 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट बांध चुकी है, जहां पे ऑलरेडी वो $500 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है। इन तमाम वजूहात की वजह से आज हम समझते हैं बतौर एयरबीएनबी के सीएलसी हम खुशी खुशी ओलंपिक जैसे इवेंट्स को स्पॉन्सर करेंगे। आपकी बातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा कि वो मुकर्ररा वक्त की हद से तजावुज करने से गुरेज करें। मैं दावत दूंगा इब्तदाई इख्तितामी हिज़्ब मुआफ़क़त के पहले मुकर्रर को कि वो आकर अपना मुकदमा पेश करें। नहीं, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। हाँ, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मोहतरम मुंसिफ की इजाजत से जी। आज की बहस में एक बहुत बड़ा मसला ये था कि हमें ये बताया गया है कि आज की दुनिया सिर्फ सिनिकल होती है, आज की दुनिया में ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं, आज की दुनिया में सिर्फ फाइनेंशियल कंसर्न्स होती हैं, जो कि वो भी गलत तरीके से बताई जाती है, और हमें ये बताया जाता है कि कुछ भी करने से इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होने वाला। हमें लगता है इन सब बुनियादों पर आज जो केस ओपनिंग ऑपोजिशन लाती है वो गलत है। उसकी पहली वजह यह है कि हमारे सामने एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड आइडिया पेश किया जाता है एक कंपनी का, और कहा जाता है बात क्लॉजेस की हो जाती है, बात कॉन्ट्रैक्ट्स की हो जाती है, जबकि ये बात नहीं होती कि क्या बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से उस कंपनी पे जाता है। पहली बात, क्या एयरबीएनबी सिर्फ इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके शिक है जिसकी वजह से उसको अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए? हमें लगता है नहीं। पहली बात है, ये सारी कंपनीज अपने आप में वो जो वोक इमेजेस और वोक डायलॉग जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर होता है उसको सामने रखकर ये खुद बहुत ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं। बल्कि अब जो भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो उनके सक्सीड करने का तरीका अपने आप में सिर्फ इस बात पर रिलाई करता है कि क्या वो कंप्लाई करते हैं प्रोग्रेसिव आइडियाज के साथ कि नहीं। हमें लगता है जब ये कंपनीज उसी बेनिफिट को हासिल करती हैं, और यहाँ पर बेनिफिट एक और तरीके से भी है, क्योंकि आप जो बातें गिनवा रहे हैं कि एयरबीएनबी ने पूरे तरीके से ओलंपिक्स में जाकर
कितने बंदे आने हैं, कितना पैसा करना है, हमें लगता है एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ जाती है। एक प्रॉफिट कमाने की जो आपकी बात है वो एसेंशियली सिर्फ इस प्रॉफिट आप जब कमा रहे हैं तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इस बात की नहीं कि आप लोगों ने खाली इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करना है। हमें लगता है अगर आप लोगों ने अपने आप को पोर्ट्रे एक सोशल कंपनी के तौर पर किया हुआ है, हमें लगता है कि इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। दूसरी सतह पर हमें लगता है कि स्पोर्ट्स की कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। स्पोर्ट्स एक इनहेरेंटली पॉलिटिकल चीज है। उसकी पहली मिसाल क्या मिलती है हमें आज के दौर में? आज के दौर में ये सब लोग जो हमें बताने की कोशिश कर रही है, और ये पूरे ओपनिंग ऑपोजिशन के दोनों स्पीकर्स का मसला था कि वो हमें बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट में कुछ नहीं होता, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। हमें लगता है ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि आज के दौर में आप कतर की बात करते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने मेंशन भी किया था कि कतर के खिलाफ कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि पिछले हफ्ते ही इंटरनेशनल फुटबॉल टीम्स जिनके जर्मनी शामिल थी, जिनके टॉप टियर फुटबॉल टीम्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के अंदर जब कतर के खिलाफ अपनी फुटबॉल शर्ट्स पहनती हैं, और वो फुटबॉल शर्ट्स पहनने की वजह से कतर के खिलाफ जो डायलॉग पहनते हैं, नहीं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी बातें होती हैं, हमें लगता है कि ये एक इनहेरेंट रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे वो इन्वेस्टर्स अपने आप में कैसे दुनिया जो है वो सोशल कॉन्शियसनेस अपने आप में एग्जिस्ट करती है, मगर इसके साथ एक इकोनॉमिक मसला भी है। हमारा इकोनॉमिक मसला नेशनल फुटबॉल लीग अमेरिका में सिस्टम करता है, जहाँ पे कॉलिन केपर्निक से संबंधित नीज लेते हैं। वो नी लेने के बाद क्या होता है, हाँ एक कंजर्वेटिव बैकलैश आता है, हम मानते हैं, मगर इसके साथ साथ एक प्रोग्रेसिव बैकलैश भी आता है। उसकी वजह से कॉलिन केपर्निक, जिसको फुटबॉल टीम सपोर्ट नहीं होती है, उसको नाइकी से एक मिलता है $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। हमें लगता है कि ये इंसेंटिव्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कंपनीज को पता है कि सोशल जस्टिस सिस्टम के साथ और प्रोग्रेसिव आइडियाज का चलने का उनका एक इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मगर फिर ये लोग बात करते हैं कि ओलंपिक सक्सेस होगी। अब यहाँ पर जो बात की जा रही थी कि यूएस के जो मॉडल है ट्रेड का, या यूएस जो भी ट्रेड होती है, हमें लगता है कि वो एक इनहेरेंटली गलत बात है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप सेक्रेटरी जैन जो भी नाम है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का, उन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, बल्कि अभी कुछ देर पहले, तो वो एक इनहेरेंट पॉसिबिलिटी एक ओलंपिक बैन की बात करते हैं। अब मसला क्या है? ओलंपिक की सबसे मेजर मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब विड्रॉ करती है, और ये पहले भी हुआ है, 1980 के अंदर जब ओलंपिक से विड्रॉ किया गया था, तो हमें लगता है वहां से उसके साथ 68 कंट्रीज ने और विड्रॉ किया था ओलंपिक के साथ। अब ये सबसे बड़ा आपका मीडिया बेस है, मतलब मीडिया राइट्स की अब लुक्रेटिव जो भी ऑफर था खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पेक्टेटर्स जिस कंट्री से आते हैं वो सब भी चले जाते हैं, और फिर वो सब लोग जो इनिशियल बैकलैश आएगा उस एयरबीएनबी कंपनी के खिलाफ, खाली ना सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पर मगर सोशल और पॉलिटिकल फ्रंट पर, हमें लगता है कि वो बहुत अहम है। इस सूरत हाल में जो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें, हमें लगता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस बात पर अलाई करते हैं कि ओलंपिक्स एक सक्सेस हो। हमें लगता है ओलंपिक सक्सेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल कॉल्स और बॉयकॉट है वो बहुत ज्यादा है। मगर इसके साथ ही साथ एक और बड़ा मसला इनकी पूरी डिबेट में वो ये था कि ये कहते हैं कि कंपनीज को क्या होगा, क्यों एक एयरबीएनबी वाला बाकी कंपनीज को कैसे करेगा। हमें लगता है ये बात नहीं है। हमारी आज की डिबेट एक प्रेसिडेंट के बारे में है, हमारी आज की डिबेट एक रिपल इफेक्ट के बारे में। ये ओपन लेटर खाली एयरबीएनबी के पास नहीं गया, ये बाकी 15 स्पॉन्सर्स के पास भी गया हुआ है। हमारा मोशन इनहेरेंटली फोकस उस पर है, तो ये अलग बात है। मगर हमारे नजदीक अगर आज एयरबीएनबी की कंपनी ये बॉयकॉट करती है ओलंपिक्स का, तो हमारे नजदीक ये अपने आप में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। वो रिपल इफेक्ट अपने आप में बाकी कंपनीज को इंसेंटिवाइज करता है, बल्कि फोर्स करता है, क्योंकि अब बाकी दुनिया को पता है कि एक कंपनी स्टेप डाउन कर चुकी है, अब आपको भी करना है। अब हमने जैसे बताया कि अब चाइना की जो इनिशियल मार्केट है ओलंपिक्स की, वो सबसे बड़ी मार्केट जो एग्जिस्ट करती है वो वेस्ट के अंदर करती है। वो वेस्ट के अंदर इस तरीके से करती है कि वो लिबरल डेमोक्रेसीज है। अब वो ह्यूमन राइट्स परस्पेक्टिव्स को, जैसे खाली यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, हम बाकी यूरोप के जो भी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी ओलंपिक मार्केट्स हैं, जिनके अंदर से मीडिया बेस निकलता है, मर्चेंडाइज बेस निकलता है, सबसे ज्यादा प्लेयर्स निकलते हैं। हमें लगता है कि जब वो अपने आप में बॉयकॉट करने की तरफ आ जाते हैं, और मैंने पहले बताया इसका हिस्टोरिकल बेसिस भी एग्जिस्ट करता है। जब सोवियत रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो 68 कंट्रीज ने अपने आप में उसको ओलंपिक्स से बॉयकॉट किया था। तो ये जो बेसिस है इनका कि ओलंपिक्स अपने आप में एक सक्सेस होनी चाहिए, हमें लगता है कि ये इररिलेवेंट है इस डिबेट का। क्यों? क्योंकि अगर ये जैसे ओलंपिक्स की सक्सेस अपने आप में ना तो एक सर्टेन फैक्टर है, ना तो एक बहुत अहम चीज है, मगर साथ ही साथ हमारी एक्सटेंशन किस बात, हमारी एक्सटेंशन सोलली ओलंपिक्स की कॉन्टेक्स्ट पर अलाई करती है। सो ओलंपिक्स जो है वो अपने आप में जो सोलली ओलंपिक्स की कहती है कि ओलंपिक्स अपने आप में एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। हमें मानना पड़ता है कि ओलंपिक्स अपने आप में एक इंक्लूसिव आइडिया है, जो कि ओलंपिक्स अपने आप में ओलंपिक्स अपने आप में इंक्लूसिव होता है। वो एक कम्युनल आइडिया ऑफ क्या नाम है,
कम्युनल आइडिया दुनिया के सामने रखता है, एक स्पोर्ट की सबसे बड़ा फोरम होता है, मगर ये हमेशा से पॉलिटिकल रहा है। आप चाहे 1969 के अंदर पीटर नॉर्मन जैसे बंदे देखें या कार्लोस स्मिथ जैसे बंदे, तो ये प्रोटेस्ट हमेशा ओलंपिक्स के साथ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओलंपिक्स चाहे वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट ना हो, चाहे वो क्या नाम है फीफा वर्ल्ड कप जितने व्यूअर्स ना रख सके, या चाहे वो क्या नाम है क्रिकेट जितना बड़ा पॉपुलैरिटी बेस है, मगर सिग्निफिकेंटली कल्चरली सबसे बड़ी चीज ओलंपिक्स होती है, क्योंकि हर एथलीट के लिए जरूरी होता है कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे। हमें लगता है कि क्योंकि ये इतना सिग्निफिकेंट पार्ट है ओलंपिक्स का कि वो पोलिटिसाइज्ड हो, और वो पोलिटिसाइज्ड होती रही है हमेशा से, जैसे वो बॉयकॉट्स में हो या इन हाउस एग्जीबिशंस के थ्रू हो। हमें लगता है कि एथलीट्स ने हमेशा एक पोलिटिसाइज्ड स्टैंड लिए ओलंपिक्स के अंदर, और ये इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाती है एयरबीएनबी की तरफ, क्योंकि अगर वो स्पॉन्सर करे ओलंपिक्स को, वो खाली अपने आप को स्पॉन्सर नहीं करे, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को स्पॉन्सर नहीं करे, वो स्पोर्ट्स के अंदर उस टूर्नामेंट के अंदर रखे गए वे अपने एक सिंबॉलिक प्रेजेंस अपने सामने रख रहे हैं। हमें लगता है कि वो सिंबॉलिक प्रेजेंस जो होती है वो अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेश करती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि हमने बताया कि ओलंपिक्स के अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री के साथ जहाँ वो प्रोटेस्ट हुए थे, जैसे पीटर नॉर्मन वाले मैंने बताए हैं, और ओलंपिक्स के जो सोशल कल्चरल फैक्टर है उसके साथ, और क्योंकि ये कंपनीज अपने आप में एक सोशल प्रोग्रेसिव आइडिया सामने रखकर उससे बेनिफिट करती हैं, और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के साथ जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने बताया कि कैसे इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, 50% लॉस एटलीस्ट हो जाएगा, तो ये जो फायदे गिनवाने की कोशिश करें, हमें लगता है कि वो फायदे पहले तो स्टैंड ही करते। और ये बात कि चाइना को जैसे अगर वेस्ट के साथ लाइन करना है, क्योंकि ओलंपिक वेस्ट ओरिएंटेड टूर्नामेंट है, सबसे ज्यादा बंदे वहां से आते हैं, हमें लगता है कि ये बहस जिस मर्जी को देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा इख्तितामी हिस्से मुखालफत के पहले मुकर्रर को कि वो आकर अपना मुकदमा पेश करें। अब्बास भाई 10 सेकंड मिल जाएंगे? जी 10 सेकंड बाद शुरू कर दें। जी अब्बास भाई, कैन आई स्टार्ट? जी सबसे पहले तो आज जितनी बख्तियार ने क्लोजिंग गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास केस आया, वो एक तो ओपनिंग गवर्नमेंट के केस की रिएट्रेशन थी काफी हद तक, और उसके अंदर पॉजिटिव केस भी हमारे सामने नहीं आए, सिर्फ ओपनिंग ऑप की रेफिटेशंस काफी ज्यादा हमारे सामने आई। और जो क्लोजिंग गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सामने केस आया, उसकी तरफ मैं बाद में रद्द दलाइल अपना आखिरी 3 मिनट के अंदर शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं अपना मस्बत मुकदमा इस ऐवान के अंदर रखने की कोशिश करूंगा आज, और हमारे आज की बहस के अंदर 3 मेजर एक्सटेंशंस होगी। वो एक्सटेंशंस में आपके पास सबसे पहले अपनी जो है उनको टैग करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं उनके एनालिसिस के अंदर जाऊंगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो दोबारा रेफिटेशंस की तरफ जाऊंगा। आज सबसे पहले पहली सतह के ऊपर हमारा पहला आर्गुमेंट ये होगा, पहली एक्सटेंशन ये होगी कि आज हमें लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नस्ल परस्ती का रुझान जोर पकड़ रहा है, और इस नस्ल परस्ती के बराह रास्त असरात पूरी यूरोपीय ममालिक में रहने वाले चीनी और एशियाई अफराद की जिंदगियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अमेरिका के अंदर भी। और किस तरह से एयरबीएनबी अगर अपनी आज स्पॉन्सरशिप जो है इसका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट भी है। दूसरी सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि किसी भी मुल्क की मैशत, और ये हमारा सबसे मेरी आवाज आ रही है आपको? इंटरनेट कनेक्शन मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, दरमियान में से कट रही थी, अभी फिर आ रही है। एक सेकंड, मैं दूसरे कनेक्शंस ऑफ करवा के काइंडली अगर आप लोग पॉज कर सकते हैं तो। हाँ जी कर लो। जी अब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जहां से मेरा टाइम पॉज हुआ था वहीं से मैं दोबारा शुरू करता हूं। हमारा पहला आर्गुमेंट तो ये होगा कि किस तरह से यूरोपीय ममालिक के अंदर और मगरिब के अंदर रहने वाले चीनी और एशियाई अफराद की जिंदगियों को नुकसान किस तरह से पहुंचेगा अगर एयरबीएनबी आज इस तरह के इनिशिएटिव्स के अंदर से अपना पैसा निकाल लेती है। दूसरी सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि दूसरी सतह के ऊपर हम ये समझते हैं, और ये हमारा इस बहस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट होगा, कि किस तरह से किसी भी मुल्क की मैशत जब अगर हद से ज्यादा आइसोलेशनिज्म की तरफ जाए या सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ जाए, तो उस मुल्क में मजहबी या कौमी अकलियतों
की स्केप गोट्स बनाने की रवायत जन्म लेती है और उसकी वजह से उनकी जिंदगियों के ऊपर मजीद बुरे असरात पड़ते हैं। तीसरी सतह के ऊपर आज हमारा आर्गुमेंट ये होगा कि किस तरह से इंटरनेशनल रेपुटेशन का जो मसला ओपनिंग गवर्नमेंट की तरफ से और क्लोजिंग गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सामने बताया गया है, उसका हम एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देंगे कि किस तरह से एयरबीएनबी अपनी अगर स्पॉन्सरशिप जारी रखती है ओलंपिक्स की तो उसकी क्लाइंटेल के ऊपर कोई ना तो फर्क पड़ेगा बल्कि उल्टा वो और ज्यादा बढ़ेगी हमें लगता है। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने पॉजिटिव केस की तरफ। हमारा पहला आर्गुमेंट आज ये है कि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक बैकड्रॉप है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर रेसिज्म जो आ रहा है उसका, और कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि जो अमेरिकन की लैंग्वेज है, जो कि यूरोप के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर मजहबी अकलियतों के ऊपर स्टैबिंग्स वगैरह हो रही हैं, वो बढ़ गई हैं कोरोना वायरस के बाद, और चाइनीज वायरस के जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने 1-2 हफ्ते पहले आज से जो एशियंस की किलिंग्स हैं यूएसए के अंदर वो देखी होंगी। हमें लगता है कि एयरबीएनबी जो है वो जिस तरह से इन्वेस्ट कर रही है, वो जिस तरह से चाइनीज इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, वहां पर स्पॉन्सर कर रही है खेलों को, इस तरह के इनिशिएटिव्स को, उसकी वजह से एक इंटरेक्शन का ज्यादा एवेन्यू बढ़ता है। हमें लगता है कि ये जितनी भी रेसिज्म के ऊपर जो इनकी पूरी कैरेक्टराइजेशन थी डिबेट की, ओपनिंग गवर्नमेंट की तरफ से और क्लोजिंग गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सिर्फ वीगर्स के ऊपर सेंटर्ड थी, हमें लगता है कि उससे थोड़ा हमें ब्रॉडली सोचना होगा कि किस तरह से वीगर्स की 1 करोड़ और 30 लाख की पॉपुलेशन को आप किस तरह से चाइनीज और पूरे जो एशियाई ममालिक के लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन पूरी की पूरी यूरोप के अंदर रहती है, और जो उनकी पॉपुलेशन के ऊपर ओवरऑल जो उनके बारे में जेनोफोबिया बढ़ रहा है, एक आर्म्स रेस है पूरी दुनिया के अंदर जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, एक ट्रेड वॉर है जो कि इस वक्त चल रही है, वो सारी चीजें अगर बढ़ती हैं तो उसकी वजह से मसला ये होगा कि उसकी वजह से बाकी जो और कंपनीज हैं उनको भी ये इंसेंटिव मिलेगा कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना छोड़ दें, और इस वजह से हमें लगता है कि और सबसे बड़े मसला इस बहस के अंदर ये है जो कि ओजी की तरफ से कैरेक्टराइजेशन आई भी थी कि किस तरह से एयरबीएनबी की पॉलिसी है कि वो नस्ली बुनियादों के ऊपर, कौमी बुनियादों के ऊपर किसी भी जगह को ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकती कि हम वहां पर जाएंगे नहीं, वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो एयरबीएनबी की अपनी पॉलिसी के ये चीज खिलाफ है जिसके ऊपर ये क्लोजिंग गवर्नमेंट पूरी बात कर रही है और ओपनिंग गवर्नमेंट भी बात कर रही है। तो एयरबीएनबी की पॉलिसी इससे किस तरह से मुतासिर होगी जिस पॉलिसी के ऊपर ये बना रहे थे। दूसरी सतह के ऊपर हम ये समझते हैं, दूसरा पॉजिटिव आर्गुमेंट हमारा ये कि किसी भी मुल्क की मैशत के अंदर अगर हद से ज्यादा आइसोलेशनिज्म, सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ जाए वो मैशत, तो उस मुल्क के अंदर मजहबी या कौमी अकलियतों को स्केपगोट बनाने की रिवायत जन्म लेती है। हमें लगता है कि चीनी मैशत का आज हुजम आप देख लें, 24 ट्रिलियन डॉलर्स उसका हुजम है, और वो किस तरह से एक मजीद सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ जा रही है। आपने उसके अंदर कंपटीशन कम हो रहा है बाहर की तरफ से। जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है, बाहर की कंपनीज आपके सामने आती हैं, कंपटीशन करती हैं, उसके बाद उनकी क्लाइंटेल बढ़ती है। जब 1 करोड़ और 30 लाख विगर्स उनके पास आएंगे, उनके पास डिमांड करेंगे, क्योंकि विगर्स की मोबिलिटी के ऊपर चाइना के अंदर पाबंदी है, उस मोबिलिटी के ऊपर से वो डिमांड करेंगी क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के वॉल्यूम के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो चाइनीज गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स मजीद माननी पड़ेंगी। आज अगर एयरबीएनबी जैसी मजीद कंपनीज आती हैं तो आइसोलेशनिज्म है चाइनीज इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से चाइना ही कामयाब हो रहा है सारा करने में। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मल्टीलैटरलिज्म की जैसी वेन्यूज को उसने तर्क करना शुरू कर दिया है, और यही चीज जो मल्टीलैटरलिज्म को तर्क करने वाली है जर्मनी ने 1918 से 38 तक की थी, और उस आइसोलेशनिज्म की बुनियाद के ऊपर कंपटीशन नहीं आया था और बाहर की डिमांड्स उन्होंने मानना छोड़ दी थी, और इसकी वजह से जो ज्यूज के साथ हुआ वो आप सबने देखा। हमें लगता है कि अब हम रेपुटेशंस की तरफ जाएंगे एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। हमें लगता है कि ये जो आकर क्लोजिंग गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई कि स्पोर्ट्स एक किस तरह से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, हमें लगता है कि सबसे पहली सतह के ऊपर खेल की सियासत का ये जो कह रहे हैं कि पीओआई है, जो एक इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोग्रेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खेल के अंदर, हमें लगता है कि वो इंटरेक्शन की होती है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन और इंक्लूसिविटी की वैल्यूज हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, और उनको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। मजीद ज्यादा से ज्यादा जब बाहर की कंपनीज आती हैं, जब बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं, हमें लगता है कि उसके जरिए इन प्रोग्रेसिव वैल्यूज को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। उसके जरिए यूरोपीय ममालिक के अंदर इन प्रोग्रेसिव वैल्यूज को कि हाँ हम चाइना के लोगों के खिलाफ जो रेसिज्म है उसके साथ खड़े होते हैं, इस बुनियाद के ऊपर ये भी एक खुद प्रोग्रेसिव वैल्यू है। दूसरी सतह के ऊपर हमें लगता है कि ये जो इन्होंने बात की कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक बेस है, इसको मैं अपने तीसरे आर्गुमेंट के साथ लिंक करके आपके सामने एक तीसरी एक्सटेंशन भी और इनकी रेपुटेशंस भी रखता चलूंगा कि सिर्फ 10 ममालिक के अंदर ये कैंपेन हो रही है जो कि 190 ग्रुप्स चला रहे हैं। उन 10 ममालिक के अंदर नॉर्वे शामिल है, यूके शामिल है, इस तरह की कंट्रीज जो कि यूरोप के अंदर है और छोटे कंट्रीज है वो शामिल है। ये जिन ममालिक की ये बात कर रहे हैं, अमेरिका जो है वो इस वक्त अमेरिका से ये कह रहे हैं कि हमें खतरा है, अमेरिका हमें एयरबीएनबी को अपना
अपनाना शुरू कर देगा। अमेरिका कभी भी इकोनॉमिक ओलंपिक्स को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका हमेशा ओलंपिक्स के लिए मोर देन विलिंग होता है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा मेडल्स हैं। और भी ममालिक जितने इस तरह के हैं वो ओलंपिक्स के अंदर मजीद इन्वेस्ट करने के लिए एयरबीएनबी का साथ देंगे। उनकी मिडिल क्लासेस एयरबीएनबी का साथ देंगी, अपर मिडिल क्लासेस एयरबीएनबी का साथ देंगी, क्योंकि होटल्स जो हैं वो चाइना के अंदर या कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो ज्यादा महंगे होते हैं बजाय उनके कि जो एयरबीएनबी या ऐसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं अपने पूरे पैकेज के अंदर। और इस वजह से ही हम ये समझते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एयरबीएनबी के इमेज के ऊपर फर्क आएगा, उसकी मिडिल क्लासेस, उसकी अपर मिडिल क्लासेस और उसकी हुक्मरान जो जमातें हैं वो हमें लगता है कि इसके साथ एयरबीएनबी के साथ मजीद अटैच्ड होंगी, क्योंकि उसकी वजह से उनको सस्ते मौके मिल रहे हैं, उसकी वजह से उनको अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं और उनको उन होटल्स के अंदर जाकर खौरी से बचना पड़ रहा है, पैसे लगाने से बचना पड़ रहा है जिनके अंदर ओलंपिक्स के स्पोर्ट्समैन या टूरिस्ट जाते हैं। हमें लगता है कि आज तीन इस बहस के अंदर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हमारी है, हमारे आर्गुमेंट्स कंप्लीट हैं। हमने तारीखी मसालों से आपको ये साबित किया, हमने आपको एक नया कॉन्टेक्स्ट दिया जिसके अंदर एक बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर नस्ल परस्ती का रुझान आ रहा है। हमने आपको ये बताया कि किस तरह से मईशत के अंदर आइसोलेशनिज्म का फरोग जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है अक़लियतों के स्केपगोट्स बनने के साथ, और किस तरह से चीनी मईशत का हुजम जो है वो इस वक्त इतना बड़ा है कि वो सेल्फ रिलायंट होती जा रही है, और उसकी सेल्फ रिलायंस ही वीगन मुसलमानों की सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि चाइना मल्टीलैटरलिज्म को तर्क करता जा रहा है। तीसरी सतह के ऊपर हमने आपको ये बताया कि किस तरह से जो एयरबीएनबी है उसकी सेहत के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी रेपुटेशन के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। 10 ममालिक की अगर क्लाइंटेल उसके पास से जाती भी है तो चीन की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके अलावा अमेरिका तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को वहां पर मौके मिल रहे हैं। इन रेपुटेशंस की बुनियाद के ऊपर, इस कंप्लीट केस की बुनियाद के ऊपर, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बुनियाद के ऊपर हम ये समझते हैं कि क्लोजिंग ऑपोजिशन जो है ये मैच जीतती। बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा इख्तितामी हिज़्ब मुवाफ़क़त के दूसरे मुकर्रर को कि वो आए अपना मुकदमा पेश करें। मुझे 30 सेकंड दें प्लीज। जी जरूर। काबिल एहतराम मुंसिफ की इजाजत के साथ जी स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। ख़वातीन हज़रात, आज हम देखते हैं कि बख्तियार के हिस्टोरिकल एनालिसिस से ना इंगेज करने के बाद यूएसए के एक बॉयकॉट, जो कि हसन एजाज बहुत क्लियरली कह के गए हैं कि नहीं किया, हालांकि बख्तियार ने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने किया, उससे इंगेज ना किए कर जाने के बाद इकोनॉमिक मसाइल से हटकर इंसानी सतह पर, इंसान की जिंदगी की वैल्यू पर, उस प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर के साथ इंगेज ना करने के बाद हसन एजाज निहायत ही फार फेच्ड और इर्रेलेवेंट दलाइल हमारे सामने पेश करते हैं और फिर भी कहते हैं कि जनाब क्योंकि आज सीजी का कोई मुकदमा नहीं था तो हम इर्रेलेवेंट मुकदमा लेकर आएंगे, लेकिन आज हम ही जीतेंगे। सबसे पहली बात आपको समझने की जरूरत यहाँ पे क्या है। आप जो रेसिज्म की बात कर रहे हैं मोहतरम, रेसिज्म पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, एक फिनोमेना है जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। पहले तो आप समझने की आपको जरूरत है कि चाइना के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो किन किन स्टेक होल्डर्स के साथ हो रहा है। वो सिर्फ उइगर्स के साथ नहीं हो रहा, वो सिर्फ हांगकांग के लोगों के साथ नहीं हो रहा, वो सिर्फ तिब्बत की ऑक्यूपेशन के अंदर नहीं हो रहा, वो चाइना अपने मुल्क के, अपने रियासत के सिटीजन्स के साथ कर रही है। जब वो सेंसरशिप करती है, जब वो आपसे लेबर लेती है, जब वो आपको अपनी मार्केट के अंदर फ्री किस्म का एक्सेस नहीं देती। हालांकि चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन नहीं है, चाइना फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, यूएसए उन ममालिक में से एक था जिसने बॉयकॉट किया था ओलंपिक्स को। 1980 में सब ओलंपिक्स के बॉयकॉट के साथ सपोर्ट करते थे। और यहाँ पर आपको एक बात बहुत समझने की जरूरत है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ओलंपिक्स की जितनी भी आपने हमें एनालिसिस प्रोवाइड किया है सब बेंचेस के अंदर, वो एक बहुत फाइनेंशियल तरीके से बहुत ही एक मौशी तौर पर एनालिसिस था, लेकिन आपने ओलंपिक्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको इग्नोर किया। आज किस तरह इग्नोर किया है? आपको समझने की जरूरत है कि जंगे अजीम 2 के बाद जब 12 साल के बाद आपके ओलंपिक्स दोबारा आते हैं तो ओलंपिक्स सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं बन जाते। ओलंपिक सिर्फ एक मौशी सतह के ऊपर जरूरी नहीं हो जाते, वो एक सियासी सतह के ऊपर जरूरी हो जाते हैं, वो एक सकाफती सतह के ऊपर जरूरी हो जाते हैं। आज चाइना की प्राइड जो है वो उन ओलंपिक्स के अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि आप दोनों बेंचेस हमें आज आके बता के जाते हैं कि जी हमें तो कोई परवाह नहीं है कंपनीज
जो है कंपनीज वो करती रहेंगी बिजनेसेस कि जी हमने सारी दुनिया के खास तौर पर हिज़्ब मुखालफत के दूसरे मुकर्रर आके बहुत मजे का इस बात करके जाते हैं कि जनाब इजराइल का मसला सॉल्व नहीं हो, फलां यमन का मसला सॉल्व नहीं, फलां मसला सॉल्व नहीं है। आज हमारे ऊपर कतई ये बर्डन नहीं था कि हम सारे मुल्कों के, सारे ममालिक के इंटरनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने बैठ जाएं। हमने आपको ये भी नहीं कहा था कि डायरेक्टली इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हम आपको बता रहे थे कि ये एक स्टैंड है, ये स्टैंड हमने आज छूने की कोशिश की। ये स्टैंड हमने लेने की कोशिश इसलिए की क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टली किसी काम से बेनिफिट कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये एक जिम्मेदारी है। और बेशक आप मोरल्स को जितना मर्जी यहाँ पे गिरा दें, बेशक आप मोरल्स को जितना मर्जी इररेलेवेंट दिखाने की कोशिश कर दें, आज आपके ऊपर वो मोरल जो आज है वो जिम्मेदारी है कि अगर आप बेनिफिट कर रहे हैं तो आप उन लोगों के स्लेव लेबर से जो कि आपके उइगर कैंप्स के अंदर हो रहे हैं उनसे बेनिफिट ना करें, आप तिब्बत की ऑक्यूपेशन से बेनिफिट ना करें, आप हांगकांग के अंदर होने वाले मसाइल से बेनिफिट ना करें। ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पर हमें बताकर जाते हैं कि जनाब यहाँ पर खासतौर पर मुखालफत के अंदर एक नोशन है कि जनाब आला मार्केट सिर्फ है ही चाइना की, एशियन मार्केट में टैप नहीं करेंगे तो शायद एयरबीएनबी इस मार्केट से पहले वो कंगाल होने लगे थे, वो बैंकरप्ट होने लगे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बजाय इसके कि वो बॉयकॉट करें, कि वो स्पॉन्सरशिप अपनी हटाएं और बाकी कंपनीज को मजबूर करें कि जनाब आप भी अपनी स्पॉन्सरशिप हटाएं, क्योंकि ये कंपनीज आज तक क्या बेचती आई हैं? ये कंपनीज आज तक सियासत के बजाय सकाफत बेचती आई हैं। तो क्या आपकी सकाफत आज इजाजत देता है कि आप इन लोगों को जो कि चक्की के अंदर पिस रहे हैं लोगों को, क्या आपकी सकाफत, क्या आपके मोरल्स आपको इजाजत देते हैं कि जितने भी लोग हैं आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, जिस तरह हसन इजाज यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके गए हैं कि जनाब उन उइगर्स की जिंदगियां शायद उन यूरोप में वाबस्ता चाइनीज पॉपुलेशन की या एशियन पॉपुलेशन की जिंदगियों से कमतर है। क्या आप अपने आप को इजाजत दे सकते हैं? आप कौन होते हैं कि आप आज ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, कि आप आज इंसान की जिंदगी को डिसाइड करें कि कौन सी जिंदगी आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी जिंदगी आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, आज आपने ये भी बात की कि कंपनी के हमने ये सारे मसाइल सॉल्व नहीं कर सके, हम हर ममालिक के अंदर घुसकर उनके इंटरनेशनल रिलेशंस के मसले, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस सॉल्व नहीं कर सकी, तो हम हाथ बांध कर बैठ जाते हैं, हम कोशिश नहीं करते। हम प्रोग्रेसिव ममालिक जितने भी आपके यहाँ, आपकी जो भी जिस बात को भी आप प्रोग्रेसिव समझते हैं, आप क्या हाथ बांध कर बैठ जाएं? क्या आप स्टैंड ना लें? क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर अगर ज्यादतियां हुई हैं तो क्या इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी कोई काम करना छोड़ दें? हम हरगिज नहीं समझते। दूसरी बात, एयरबीएनबी की जवाब बात करते हैं। जब एयरबीएनबी शुरू हुआ तो उसका क्या मैनिफेस्टो था? उसका ये मैनिफेस्टो था कि हम लोगों के लिए काम करें। क्यों? क्योंकि एयरबीएनबी बेसिकली थर्ड पार्टी है। वैसे तो आप फाइनेंस समझाकर चले गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर अपने घर को रेंट में देते हैं, अपने घर को एक सेफ स्पेस की तरह देते हैं, क्या वो लोग एयरबीएनबी वाले, क्या उनके अंदर ये ज़मीर नहीं है? क्या उनके अंदर भी ये बात नहीं जागेगी कि अगर हमारी कंपनी ने बॉयकॉट किया है इतनी बड़ी सतह पर जाकर, तो आपको नहीं लगता कि इसका एक सब्सटैंटिव बेनिफिट नजर आएगा? जी बिल्कुल बेनिफिट नजर आएगा। अब उनकी रेसिज्म वाली आर्गुमेंट पे चले जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया के अंदर रेसिज्म है, चाइना के अंदर तो 3 टियर का रेसिज्म एग्जिस्ट करता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम दूसरे ममालिक का रेसिज्म देखकर कह दें कि, मेरे ख्याल से बहुत इररिलेवेंट आर्गुमेंट थी, क्या हम दूसरे ममालिक का रेसिज्म देखकर बैठ जाए यहाँ पर? ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पर एक आइसोलेशनिज्म और मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। मोहतरम, कौन सा आइसोलेशनिज्म? तिब्बत के अंदर आपकी ऑक्यूपेशन है, हांगकांग के अंदर आपकी ऑक्यूपेशन है, जो आपके सारे के सारे जो आपके कॉरिडोर्स वाले ऑपरेशन थे चाइना के अंदर, वो एक फेल्ड अटेम्प्ट थी, क्योंकि अब तो हम मानते हैं कि वो बीआरआई जो था एक फेल्ड अटेम्प्ट थी कॉलोनाइज करने की, न्यू कॉलोनाइज करने की। दूसरी बात, ये जो मार्केट की बातें करके जाते हैं मोहतरम, ये आपको पता है कि चाइना की अपनी मार्केट ही इतनी स्ट्रांग है कि बाहर से तो वो कंपेटिटर्स अलाउ ही नहीं करते। आपको तो इस तरह बात करें जिस तरह फेसबुक जैसी कंपनीज, गूगल जैसी कंपनीज, व्हाट्सएप जैसी कंपनीज शायद कंगाल हो गई हो चाइना के अंदर ऑपरेट किए बगैर। एयरबीएनबी को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि दूसरी बात, आपको समझने की आज जरूरत ये है कि जब एयरबीएनबी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम लोगों की फाइनेंशियल गेन के लिए काम करते हैं, तो वो अपनी सारी मार्केट के लिए, वो अपनी जो प्रोग्रेसिव मार्केट है, जो वेस्ट के अंदर जो सबसे पहले, क्योंकि आपने मान लिया था कि वो अभी तक चाइना की मार्केट के अंदर एंटर नहीं होना चाह रहे हैं, जो वेस्टर्न मार्केट है, ये जो लिबरल मार्केट है, जो कि इन सारी बातों के साथ एग्री नहीं करती, क्या आप उसकी रिस्क एक नई मार्केट में, बेशक 9 साल हैं, बेशक ओलंपिक्स के लिए एंटर होते होते, क्या आप अपना सारा बैकग्राउंड खत्म कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर भी बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे मसला होगा। दूसरी बात, आप कोविड की बात करके जाती है मोहतरमा, वैक्सीनेशन आ चुकी हैं और कम से कम 2022 तक और उससे भी आगे तक वैक्सीनेशन बढ़ती जाएंगी और लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इम्यून होते जाएंगे। तो एक बार
फिर अगर कोविड के अंदर भी ये मिलियनेयर कंपनीज हैं, ये अगर कंगाल नहीं हुई बल्कि इनके गेन्स बढ़ते गए, तो आज मेरा नहीं ख्याल है कि ये कंगाल हो जाएंगी। आखिरी बात समझने की जरूरत यह है कि आज हमने आपको एक इंसानी सतह पर बात बताई। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आप इंसान की वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि हसन निजात का एक ही सब्सटैंटिव चीज थी जो उन्होंने बात की। और आज आप आकर बड़ी-बड़ी फैलेसीज और बड़े-बड़े लीप्स मारकर तो चले गए हैं, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आया कि इंसानी सतह पर, और ना सिर्फ इंसानी सतह पर, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके ऊपर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सतह की वजह से आज आपको चाहिए कि आप बॉयकॉट करें। आपको चाहिए कि ना सिर्फ आप, लेकिन आप जो बाकी स्पॉन्सर्स हैं, जो बाकी मीडिया जो इतना कमाता है ओलंपिक से, सकाफती तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, माशी तौर पर भी कमाता है, आप उसको बॉयकॉट करें। जिस तरह चाइना ब्रॉडकास्ट नहीं होने देता, आप भी चाइना का मॉडल चाइना पर अप्लाई करें, ताकि अगर वो उइगर्स का मसला सॉल्व नहीं करते तो कम से कम उनके ऊपर थोड़ी सी तो शर्म नाफिज हो, थोड़ा सा तो उनको एहसास हो कि शायद दूसरी दुनिया उनको बॉयकॉट करेगी, कि शायद जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो इसके साथ खड़े होकर ये जुल्म देखते नहीं रहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा इख्तितामी हिज़्ब मुखालफत के दूसरे मुकर्रर को कि वो आकर बहस को समेटें। जस्ट 30 सेकंड्स प्लीज। जी 15 सेकंड है आपके पास। जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज जी आ रही है। जी जी ठीक हो गया। 1 सेकंड। स्टार्टिंग 3 2 1 सेकंड में टाइमर स्टार्ट कर लूं अपने पास। स्टार्टिंग इन 3 2 1। अच्छा, सबसे पहले हम क्लोजिंग गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। इनका ये वाला इल्जाम कि हमने इनकी बातों का जवाब नहीं दिया, वो इस वजह से नहीं दिया पहली स्तर पर तो कि आपके आर्गुमेंट्स डेरिवेटिव थे, लेकिन इसके अलावा भी हसन इजाज आपको सारे जवाब दे के जा चुका है, लेकिन मैं फर्दर एलेबोरेट करूंगा। पहला इनका आर्गुमेंट जो है वो इंतहाई मज़ाक़ खेज है, क्योंकि ये कहते हैं कि बीएनबी के बाइकआउट के बाद जिस तरीके से यूएसए बैकआउट कर देगा, इसका एक जवाब तो हसन इजाज ने दिया, दूसरे में 2-3 जवाब और देता हूं। पहली स्तर पे तो हमें ये लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ओलंपिक्स में स्टेक बहुत बड़ा है और वो यकीनन ओलंपिक्स का बाइकआउट नहीं करेंगे। उनकी टीम्स जो है वो ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करती हैं, वो हर दफा जो है ओलंपिक्स के अंदर जीतते हैं। दूसरा आर्गुमेंट, हमारा दूसरा आर्गुमेंट इसकी दूसरी रेफुटेशन ये है कि हमें ये लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिस तरीके से खुद एयरबीएनबी की इन्वेस्टमेंट है, खुद मीडिया इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट है, जो अमेरिका की कंपनीज राइट्स लेती हैं कि हमने जो है मैचेस दिखाने। हमें ये दूसरी स्तर पे लगता है कि अमेरिका बैकआउट नहीं करेगा। तीसरी स्तर पर हमें ये लगता है कि अमेरिका जो है उसके पास और डिफरेंट एवेन्यूज हैं जहां पे वो जाकर जो है वो चाइना के साथ फाइट कर सकता है। जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्राउंड है उसको वहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और वो वहां पर ही फोकस करेगा। हमें लगता है ये नहीं होगा। दूसरी इनकी वाली बात कि जी एयरबीएनबी को तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन जाना चाहिए, बुनियादी तौर पर वो हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे। हमें इसमें 2 बातें समझनी पड़ेंगी। पहली स्तर पर हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए भाई, जो लोग रेंट पर चीजें देते हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एयरबीएनबी के जो है वो प्रिंसिपल्ड चीजों के अंदर शामिल है कि आप लोग किसी रिलीजन के बंदे के खिलाफ बोल नहीं सकते, आप किसी के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट पास नहीं कर सकते, और एट द एंड ऑफ द टाइम जो है यूजर जो है वो रेटिंग देता है। तो हमें ये वाली बात लगती है कि एयरबीएनबी पहले ही बहुत ज्यादा कर रही है जिस तरीके से चीजें प्रोवाइड कर रही है, एज कम्पेयर टू होटल्स जो शायद डिस्क्रिमिनेशन करते हो कि जी हमने मुसलमानों को नहीं ठहराना, हमने खास एथनिसिटी के लोगों को नहीं ठहराना, क्योंकि ये वाले लोगों को एयरबीएनबी तो ठहरा रही है। अब इसके बाद इन्होंने जो कि हमारी तीनों के तीनों एक्सटेंशंस के साथ जो है वो एंगेजमेंट नहीं की। मैं फर्दर उनको एलेबोरेट करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से वो इस मैच की सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्सटेंशन थी और उनके बगैर ये मैच हो ही नहीं सकता था। बुनियादी तौर पर जो हमारा पहली एक्सटेंशन थी वो ये थी कि एयरबीएनबी एक बहुत बड़ी एयरबीएनबी के पास मार्केट है जो चाइनीज मार्केट है, एशियन मार्केट है ओवरऑल,
और हम ये देख रहे हैं कि तारीखी के रिसेंट टाइम्स के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप आया, उनके खिलाफ जीनोफोबिक जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, किस तरीके से कोरोना वायरस का इल्जाम भी उनके ऊपर लगा दिया गया और चाइना वायरस वगैरह कहा गया। तो बेसिकली हमें ये लगता है पहली स्तर पर तो इसका एंड पॉइंट क्या था, इस आर्ग्यूमेंट का एंड पॉइंट ये था कि तारीखी तौर पर आपने इन चाइनीज लोगों से कमाया है, तो आपके ऊपर तो ये असूली जिम्मेदारी पैदा होती है कि आप इन लोगों के खिलाफ जीनोफोबिया बढ़ाने के लिए किरदार अदा ना करें बतौर एयरबीएनबी कंपनी। दूसरी स्तर पर हमें ये लगता है कि अगर एयरबीएनबी कंपनी इन चाइनीज के खिलाफ इस तरह का काम करती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ही नहीं है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, बाकी दुनिया के और ममालिक भी हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, तो अब ये एक सिलसिला चल पड़ेगा जहां पर उसको ये करना पड़ेगा, और बतौर कैपिटलिस्ट कंपनी वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो हर उस मुल्क की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ बोले। तीसरी स्तर पर हमें ये लगता है एयरबीएनबी को यकीनन इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर अब चाइनीज जो है उनको जो है अकोमोडेशन के अंदर लोग मसले पैदा करेंगे, वो कहेंगे देखिए जी इन्होंने हमारी कंपनी को चूंकि इन्होंने हमारी कंपनी का बाइकआउट किया था, लिहाजा अब हमें भी जो है चाइनीज का एट द एंड ऑफ द टाइम बाइकआउट करना चाहिए। तो ये जो एक साइकिल ऑफ रेसिप्रोसिटी चलेगा, हमें ये लगता है ये अपने अंदर बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, चाइनीज के लिए भी, एयरबीएनबी के लिए भी, और एट द एंड ऑफ द टाइम पूरी दुनिया के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए भी, जहां पर एक खास किस्म के लोगों के खिलाफ, एथनिसिटी के खिलाफ आपके जज्बात भड़का दिए जाएंगे। हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट, अगर हमारे ऊपर बतौर क्लोजिंग ऑपोजिशन की जिम्मेदारी थी कि अगर हम ये भी साबित कर जाएं कि आपके इस इकदाम के जरिए से जो है यूगर मुसलमानों के लोग की लाइफ ज्यादा खराब होगी, तो हमें लगता है हम इस पॉइंट पर भी जीतते हैं, क्योंकि हमारी ये बाकायदा एक्सटेंशन थी और हमने ये हिस्टोरिकल एनालिसिस के जरिए साबित किया कि किस तरीके से आइसोलेशनिज्म के जरिए से अमेरिका जो है वो स्केपगोट करेगा फर्दर यूगर्स को। हमने आपको इसके अंदर एग्जांपल दी है किस तरीके से जब आपने जर्मनी को आइसोलेट करने की कोशिश की, वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हुई, फिर जर्मनी ने फर्दर जो है ज्यूज को किल किया, और जर्मनी ये समझा कि अब ये हमारी जो है शायद कौमियत का मसला है कि हमने इस बात को डिफेंड करना है। हमें ये लगता है, और हमने इसके लिए जो आपको बाकायदा सोल्यूशन प्रोवाइड किया, वो सोल्यूशन हमारा ये था कि किस तरीके से फर्दर कंपनीज जो चाइना के अंदर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए से हमें ये लगता है फर्दर अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी यूजर्स के लिए भी, और एट द एंड ऑफ द टाइम जो है इस बात के खिलाफ जो है आवाज उठाई जाती रहे, और एयरबीएनबी जैसी कंपनीज जो है ये फर्दर काम कर सकती हैं। लिहाजा हमें ये लगता है कि बतौर एयरबीएनबी अगर हम इस टाइम पर चाइनीज को फर्दर आइसोलेट करने के लिए ये काम करने की कोशिश कर रही हैं, पहली स्तर पर तो उसका एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि पहले आप कितना एडवांटेज हो गया है, इंटरनेशनल मीडिया उसको सपोर्ट नहीं दे रहा और उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अगली स्तर पे हमें ये लगता है अगर हम बैकआउट कर भी जाएं तो उसके बावजूद यूगर मुसलमानों के जो है मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे ना कि कम होंगे। अच्छा, हमारा तीसरी एक्सटेंशन, उसके साथ इन्होंने एंगेजमेंट ही नहीं किया, और वो बहुत बड़ी एक्सटेंशन थी, वो इस तरीके से कि वो इस मैच को जो है क्लियर आउट करती है। हमने बताया कि किस तरीके से स्पॉन्सरशिप के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है कि एयरबीएनबी अटैच नहीं है, बल्कि मिडिल क्लासेस भी अटैच हैं। अब जरा बात समझिएगा कि एयरबीएनबी ऑपरेट इस तरीके से करती है कि आप अगर बतौर मिडिल क्लास हैं, आपके पास एक कमरा है, आप उस कमरे को जो है लिस्टिंग पे लगा देती हैं, वो एक बंदा जो है आपका वो कमरा जो है रेंट पर लेता है, तो एट द एंड ऑफ द टाइम हम देख रहे हैं कि कितने लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। एक वो बंदा जो कि मतलब रूम दे रहा है, एक वो बंदा जो कि रूम ले रहा है एट द एंड ऑफ द टाइम। तो जो बंदे हमें लगता है बाहर से आएंगे, जो प्लेयर्स वगैरह ओलंपिक्स खेलने के लिए, हमें ये लगता है एयरबीएनबी के जो रूम्स हैं वो ज्यादा बेहतर जो है रूम्स प्रोवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू होटल्स। लेकिन इसके ऊपर हसीन जहाज की दूसरी बाकायदा चीज, हसीन जहाज ने बताया कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होटल्स में ज्यादा बढ़ेगी अगर आप ये काम करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम ओलंपिक्स होंगे ही होंगे। तो आपकी एयरबीएनबी की वजह से जो बाहर से लोग आएंगे शायद उनको ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना होगा, शायद जो मिडिल क्लास में थोड़ा बहुत पैसा कमाना था चाइनीज, वो भी नहीं कमा सकेंगे, और एट द एंड ऑफ द टाइम हमें ये लगता है एयरबीएनबी को ज्यादा नुकसान होगा। हमारी ये तीनों एक्सटेंशंस हमें लगता है अभी भी इस ऐवान के अंदर खड़ी हैं और तीनों के एंड पॉइंट्स भी आपके सामने हैं। इसके अलावा हमें ये लगता है कि ओपनिंग गवर्नमेंट ने हमारे सामने 2-3 बातें रखी जो पहले से रिफ्यूट हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद एयरबीएनबी उन्होंने कहा ये एक अमेरिकन कंपनी है। हमें लगता है कि वो बिल्कुल भी अमेरिकन कंपनी नहीं रही, उसने एवोल्यूशन कर ली, और एवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद अब यूनाइटेड किंगडम और सारे के सारे इवन पाकिस्तान के अंदर आ रही है एयरबीएनबी करंटली। दूसरी इन्होंने ये वाली बात की कि देखिए मुसलमान हुकूमतें हमें सॉर्ट ऑफ सपोर्ट करेंगे। हमें लगता है ये वाली बात इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजुर के अंदर बहुत गलत है, कि हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान, टर्की और इस तरह के ममालिक जो हम चुके हैं, पाकिस्तान फर्दर सीपैक को बढ़ा रहा है। हमें ये लगता है मुल्क अपने मुफादात की बुनियाद के ऊपर चलते हैं, लिहाजा ये काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हम अपनी ओपनिंग ऑपोजिशन से किस तरीके से डिस्टिंक्ट है, बुनियादी तौर पर 3 वजूहात की बुनियाद पर हमने आपके सामने एक नया एनालिसिस पेश किया, जिसके हमने आपको बताया किस तरीके से यूगर मुसलमानों की जो है मसाइल बढ़ेंगे। दूसरी स्तर पर हमारी जो पूरी एक्सटेंशन थी, जहां पर हमने एक तारीखी तनाजुर पेश किया, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से एयरबीएनबी के ऊपर ये इखलाकी भी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है और असूली जिम्मेदारी भी है कि वो चाइनीज मार्केट को ना सिर्फ कैटर करे, बल्कि इस जीनोफोबिया को जो शायद वेस्ट के अंदर, ओवरऑल यूरोप के अंदर बढ़ रहा है, उसको कम करने में मदद दे। तीसरी सतह पर जो हमने एंड यूजर्स हैं, मिडिल क्लास है, जो लोग वाबस्ता हैं, और एट द एंड ऑफ द टाइम उससे किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगी, हमने इसकी बात की। हमें ये लगता है ये वो 3 चीजें थी जिसको ओपनिंग ऑपोजिशन ने टच नहीं किया, हमने इसको टच किया। इस बात की बुनियाद के ऊपर क्लोजिंग ऑपोजिशन फर्स्ट आती है। बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम जमातों से गुजारिश करूंगा कि वो तकरीबन 10 मिनट तक अगर वापस ब्रेकआउट रूम में तशरीफ लें, तब तक मैं अपनी साथी मुनसिफा के साथ डिलिब्रेशन करके अपना फैसला बना लूंगा।